जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ, एक ऐसन खास शख्सियत हमारे साथ ही विंध्य के धारा में हैं, जिनका हम अपना पंचन से मुखातिब करा बहुत तमाम जो बारीकी है अपना के माध्यम से या फिल्मी जगत के या सतरंगी दुनिया के वो अपना तक पहुँचावे के प्रयास करब। एक बेहद खास शख्सियत अविनाश दास सर हैं। दास सर के बारे में यदि बात की जाए तो या अपना कोनो परिचय के मोहताज नहीं आई, यह है कि कहूँ सूरज का रोशनी दिखावे जैसा है हमरे खातिर। कहे कि अपना पत्रकारिता से शुरुआत के और फिल्म जगत के वह मुकाम तक पहुँचे हैं जो उन्हें मुकाम पर हर शख्स पहुँचे के कहो न कहो ख्वाहिश रखत है। हालांकि अविनाश दास सर के समय हम कबीला है ओके खातिर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीधी और विंध्य की धारा में आप आए हैं, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया भाई साहब, बहुत सुंदर। तब विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंजीयन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे खास शख्सियत अविनाश दास सर से। सर एक बेहद उम्दा डायरेक्टर हैं, बेहद उम्दा पत्रकार रहे हैं। हालांकि यह लंबा सफ़र जो है बिहार से शुरू हुआ, लेकिन माया नगरी में वह वर्तमान में रुका है। अब वो पूरे सफ़र के बारे में हमहू अपना पंचन का हम सफ़र बनावे वाले हैं। तो सर अविनाश दास, यदि हम जानना चाहें या हमारे दर्शक जो जानना चाह रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि आप हमेशा पर्दे के पीछे हैं और पर्दे के सामने तो दिखने वाले हर शख्स को जानते हैं, मगर पर्दे के पीछे अविनाश दास जी के बारे में आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। देखिए, हमारे एक हिंदी के बहुत कमाल के कवि हैं अरुण कमल जी। उनकी एक लाइन है कि अपना क्या है इस जीवन में सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो अपने बारे में बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किसी भी इंसान का जो सफ़र होता है वैसा ही मेरा भी सफ़र है। आपको जो चीज़ मेरी कामयाबी लगती है, हो सकता है कि वो मेरी चीज़ मुझे मेरा ठहराव लगे, और कोई भी आदमी कहीं भी पहुंच करके बहुत संतुष्ट फील नहीं कर रहा होता है। तो असंतोष की जो ये यात्रा है उसमें आप बहुत कुछ हासिल करते चले जाते हैं, और उसी हासिल चीज़ों में मीडिया का मेरा पूरा सफ़र रहा। मेरी फ़िल्मों का सफ़र रहा, तो मैंने 4 फिल्में अभी तक बनाई हैं। अनारकली ऑफ आरा, रात बाकी है, मुनूरेन, और एक मेरी फ़िल्म 28 फरवरी को अगले महीने रिलीज़ हो रही है, इन गलियों में। 4 फिल्म है, 2 वेब सीरीज़ है, एक नेटफ्लिक्स पे शी है और MX प्लेयर पे एक सीरीज़ है रनअवे लुगाई। तो अभी तक मेरी कुल जमा पूंजी यही है। सर बिहार में वैसे भी कहते हैं कि बिहार से जो प्रतिभाएं हैं वो माया नगरी हो या फिर देश की राजधानी हो, मतलब एक ज़बरदस्त तादाद में वहाँ की बिहार की प्रतिभाएं, और चाहे IAS का हो, तो तमाम चीज़ें। तो बिहार से आपका जो पारिवारिक एक संघर्ष था, फिर उसके बाद ये सफ़र थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आज के दौर में यदि देखा जाए तो आज का यूथ जो है सोशल मीडिया के इस दौर में बड़ा तेज़ है, और वो चाहता है वो हर चीज़ हासिल करना जो शायद मिलने में सालों लगते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके उस संघर्ष से थोड़ा परिचय उस युवा यूथ को होना चाहिए कि वास्तव में कोई शॉर्टकट नहीं है इस सफलता का। देखिए, बिहार के बारे में जहाँ तक आपने बात की है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ लोगों को रोज़गार नहीं रहा है लंबे समय तक। वहाँ से पलायन बहुत ज़्यादा रहा है, और हर जगह हर मिट्टी के लोग महत्वाकांक्षाओं से भरे होते हैं। जैसे आप सीधी में हैं, ये पूरा बघेलखंड का जो पूरा इलाका है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ प्रतिभाशाली लोग नहीं हैं। यहाँ भी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो ऐसी ही एक धरती से मैं आता हूँ जहाँ जो हम सोचते हैं वो करने के लिए उस ज़मीन उस जगह पे अवसर नहीं होते। तो जैसे मैं पत्रकार बनना चाहता था, तो मुझे अपने शहर दरभंगा से पटना आना पड़ा, जो हमारे बिहार की राजधानी है, और रांची जाना पड़ा, जो अविभाजित बिहार में एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी, और अब तो झारखंड की राजधानी है। तो मुझे अपने गांव, अपनी मिट्टी को छोड़ करके थोड़ी दूर जा कर के नौकरी हासिल करनी पड़ी। लेकिन जब आप एक मुकाम हासिल करते हैं तो आपकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ जाती हैं।
तो उस तरह से मैं दिल्ली आया, भोपाल आया, एनडीटीवी और दैनिक भास्कर में नौकरी की, और मेरा लास्ट डेस्टिनेशन जो था वो आमिर खान का सत्यमेव जयते था। जी। तो वहाँ से मुझे ये लगा कि अगर आमिर खान मीडिया कर सकते हैं तो मैं सिनेमा क्यों नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो फिर वो जो कीड़ा है, उस कीड़े के साथ मैं मुंबई गया, और पहली फिल्म बनाने का जो संघर्ष है वो तो मैं बहुत बार कह चुका हूँ, लेकिन वो संघर्ष सबका संघर्ष होता है। मेरा थोड़ा कम रहा क्योंकि इत्तेफाकी कही है कि मेरी फिल्म बन गई, जी। और जब एक फिल्म बन जाती है तो आप दोबारे फिल्म बनाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी। लेकिन मुझे लगता है इतना सारा काम करने के बाद भी कि हर सिनेमा, हर सीरीज़, हर कहानी आपके लिए संघर्ष की नई दास्तान है। तो अभी भी जो मैं अगली फिल्म बनाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत आसान है वो फिल्म बनाना, है ना। उसके लिए भी ज़ीरो से संघर्ष करना पड़ता है। आपको कहानी को ले जा कर के किसी से अप्रूव करना पड़ता है जो संसाधन लगाएगा उस कहानी को सिनेमा के पर्दे तक पहुंचाने में। तो संघर्ष की ऐसी ही मतलब टुकड़ों टुकड़ों में एक लंबी फहरिस्त है जो कभी खत्म नहीं होती। चलिए, निश्चित तौर पर एक सफलतम व्यक्ति में इंसान या तमाम वो लोग जो देखते हैं उस पर्दे में उस तस्वीर को देखते हैं जिसमें इंसान का चेहरा हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे कितना रो के इंसान इस हंसी को अपने चेहरे तक ला पाता है, शायद आपकी कहानी इससे बेहद जुड़ी हुई है। और निश्चित तौर पर ज़रूरी ये है कि आज का युवा जो कहा जाए, युवा को यदि उल्टा कर दिया जाए सर तो वायु बन जाता है, और वो वायु में इतना आवेग होता है कि शायद वो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, लेकिन दिशाहीन यदि वो वायु है तो कहीं ना कहीं वो एक भयंकर बवंडर के रूप में भी और शायद नष्टकारी रूप में भी हो सकती है। तो सर, ओटीटी और बड़ा पर्दा जो तमाम लोगों को आदत थी पहले बड़े पर्दे की और तमाम 3 घंटे की लेंथ की फिल्मों की, आज एक बदलाव देखने को मिल रहा है कि आज युवा जो है शॉर्ट में आ गया है। 1 मिनट में वो सब कुछ वो देखना चाहता है, युवा कहे या एक ऑडियंस का स्वभाव बदला है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जब 1 मिनट में सब कुछ दिखाना हो तो क्या दिखा पाएंगे आप? देखिए, इस बदलाव को मैं बहुत ही एक सुखद संकेत मानता हूँ। सुखद संकेत इसलिए मानता हूँ कि इससे पहले, मैं इसको कोविड से पहले और कोविड के बाद का समय अगर इसमें डिवाइड करें, हाँ जी। तो उससे पहले हम लंबी कहानियाँ देखने के आदी थे, और इस वजह से लंबी कहानियाँ बनाने को लेकर के जो एक जद्दोजहद होती है उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। जी। तो बहुत सारे पैसे जब लगते हैं तो बड़े पूंजीपतियों की ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो गई थी। जी। सब कुछ करने के लिए आपको सिनेमा का मुंबई जाना पड़ता था। अभी सिनेमा जो है इतना डिसेंट्रलाइज हो गया है कि उसको संभव बनाने के लिए आप मुंबई के मोहताज नहीं हैं। जी। गांव गांव से स्टार आ रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम की रील्स देखने के लोग आदी हो रहे हैं, वहाँ से स्टार पिक किए जाते हैं। और मुंबई में बहुत सारे पिछले 3-4 सालों में ऐसे लोग काम पा रहे हैं जो रील से निकल करके बड़े पर्दे की दुनिया में आए। रील एक और दूसरा काम कर रहा है कि सिनेमा बनाने का और सिनेमा देखने का पूरा मिजाज जो है वो बदल रहा है। अभी देखिए कौन सी फिल्म चल रही है, पठान, जवान, पुष्पा, ऐसी फिल्में जो हर मिनट में अपने इवेंट्स प्लान कर रही है ऑन स्क्रीन। मतलब एक लंबे दृश्य को देखने का जो एक मतलब एहसास था, जो आदत थी, वो अब बदल रही है। तो वैसा वर्षा है, रील्स जो है सिनेमा की दुनिया को बदल रहा है। और ये एक अच्छा है, डिसेंट्रलाइज होना, चीज़ों का बदलना समय के साथ, वो एक तरह से मैं इसको ठीक ही मानता हूँ। इससे भी लोग ऊब जाएंगे तो फिर एक स्लो मोशन वाली चीज़ें आएंगी, तो ये बदलाव आता जाता रहता है। तो मैं तो इसको बहुत अच्छा संकेत मानता हूँ। निश्चित तौर पर सर के द्वारा बेहद अच्छी बात जो कही गई कि समय के साथ जो बदलाव हो रहे हैं उसे तमाम इंडस्ट्रियां स्वीकार भी कर रही हैं, और होना भी अच्छा है, क्योंकि बदलाव होता है तो नयापन आता है, और नयापन ही चाहिए। जब मनोरंजन के रूप में शायद 3.5 घंटे भी लोग पसंद करते हैं, और वहीं
8-8, 9-9, 12-12 घंटे की वेब सीरीज़ें भी देखी जाती हैं। तो तमाम चीज़ें हैं जिस पे दम होता है वो। आपका एक कोट पढ़ रहा था सर कि आप तमाम स्टार कास्ट को लेकर आपने एक बात कही थी कि स्टार की एक अलग महत्वता है इस बॉलीवुड में, मतलब एक नाम का जो प्रभाव है इस फिल्मों में या तमाम उस फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटरशिप में अलग देखने को मिलता है। कैसे उद्गार हुआ इस बात का आपके मन में? नहीं, देखिए है क्या कि चूंकि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जो है वो स्टार बेस्ड सिनेमा है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिनेमा जो है वो डायरेक्टर्स मीडियम है, लेकिन उसको आप अभिनेताओं के नाम से जानते हैं। सलमान खान का सिनेमा, शाहरुख खान का सिनेमा, अक्षय कुमार का सिनेमा, इस तरीके से जानते हैं। तो ये इतना हो गया था कि बिना स्टार के आप फिल्म बना ही नहीं सकते थे, बिना ऐसे नाम के जो नाम बाज़ार में सरवाइव कर रहा है और जिसकी वजह से कोई चीज़ संभव हो रही है, उसके बिना आप सिनेमा की कल्पना नहीं कर सकते थे। कोविड के समय में लोगों को ओटीटी देखने की आदत पड़ी क्योंकि सिनेमा हॉल में नहीं जा रहे थे। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी थे जब कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद भी। तो लोगों को मोबाइल पर, टेलीविज़न पर, घर में छोटा पर्दा लगा करके ये फिल्म देखने की आदत पड़ गई। तो बहुत सारे नए लोग, नए स्टार, अभिनेता सामने आए और जिसकी वजह से ये हुआ कि लोग कहानियों की तरफ लौटे, है ना। अच्छी कहानियाँ ही सरवाइव करेंगी, है ना। बहुत सारे नाम आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े नामों की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, पिट रही हैं, लेकिन मुंजिया को बहुत सारे लोगों ने सराहा, देखा, है ना। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जैसे लापता लेडीज़, कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे। इस तरह की फिल्में कहानियों की बदौलत दर्शकों के बीच में इन्होंने जगह बनाई। तो अच्छा हुआ ये, क्योंकि कहानियों की तरफ लोग लौटेंगे, है ना। स्टार पर निर्भरता कम होगी। हालांकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, अभी भी हमारे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को ये समझ में नहीं आ रहा है। साउथ वालों ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। साउथ में हम इसलिए घुसे सिनेमा देखने के लिए क्योंकि नई कहानियाँ हमको मिल रही थी। मतलब चाहे वो थ्रिलर जोन में हो, एक्शन जोन में हो, रियलिस्टिक जोन में हो, उस तरह की फिल्में जो है वो हमारा सिनेमा बदलेगा और नए लोगों के साथ मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। क्योंकि जब स्टार आते हैं तो सिनेमा को मोड़ने की, अपने अपने तरीके से एक दिशा देने की कोशिश करते हैं। एक दबाव भी रहता है, लेकिन नए लोगों के साथ आप फ्री होते हो, आपके हाथ में सिनेमा होता है, जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बनाते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ नए लोगों के साथ फिल्म बनाना। चलिए, निश्चित तौर पर सर के द्वारा जो है इस बदलाव को और ये तमाम चीज़ें जो सर बता रहे हैं, ज़रूरी है कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और उस बदलाव को जब स्वीकारोक्ति मिलने लगती है, चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या तमाम तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक कहीं ना कहीं बदलाव का वो दौर देख रही है। तो सर जब बात आपने ओटीटी और निश्चित तौर पर हमारी उसी के संदर्भ में इर्द गिर्द ही बातें हो रही हैं, ओटीटी आने से आपको क्या लगता है न्यूकमर्स और ये जो स्टार जोन था उससे मुक्ति मिलकर कहीं ना कहीं अब कला और एक बेहतर कलाकार के लिए एक बढ़िया मंच मिल पा रहा है या उन्हें एक बढ़िया मौका मिल पा रहा है, लगता है आपको? नहीं, देखिए, जैसे ही मंच बढ़ेंगे, जैसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म बढ़ेंगे, उनकी तादाद बढ़ेगी, तो बहुत सारे अभिनेताओं, बहुत सारी कहानियों की ज़रूरत होगी। जैसे जब सिनेमा था और टेलीविज़न नहीं था, तो सिनेमा ही एकमात्र माध्यम था जिसमें लोग अपने को एक्सप्लोर कर सकते थे, अपनी कलाओं को एक्सप्लोर कर सकते थे। टेलीविज़न आया तो अभिनेताओं की तादाद और बढ़ी। जब दूरदर्शन था, फिर बहुत सारे चैनल आए, तो उस चैनल से बहुत सारे स्टार आए, है ना, और उन्होंने सिनेमा में भी मुकाम हासिल किया। जैसे सुशांत सिंह राजपूत थे और विक्रांत मैसी, जिनका 12th फेल आपने देखा पिछले दिनों काफ़ी। तो ये सब टेलीविज़न से आए हुए स्टार थे। उसी तरह ओटीटी बहुत सारा आ गया है, वहाँ भी बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है। शुरू में तो बहुत मिला, अब फिर ओटीटी में एक सैचुरेशन आ गया है। वो स्टार का मुंह देखने लगे हैं। स्टार के साथ उनको कोई प्रोजेक्ट पिच करो तो बहुत आसानी से पास हो जाता है, और नए लोगों के साथ कोई कहानी पिच करो तो थोड़ी मुश्किलात होती है। लेकिन है क्या कि जब
उनको भी समझ में आएगा कि हमको रियल जोन में जाना चाहिए, तो वो धीरे धीरे उसी तकनीक की तरफ लौटेंगे, उसी पहलू की तरफ लौटेंगे जहां वो हिंदुस्तान में जिन्होंने शुरू किया था कोविड से थोड़ा सा पहले। तो आने वाला समय तो मुझे लगता है कि नए लोगों के लिए और रियल लोगों के लिए बहुत सुंदर समय है। चलिए, तो निश्चित तौर पर सर का कहना है कि बाहें फैलाकर आने वाला वक्त इंतज़ार कर रहा है। हाँ, आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर वो धैर्य होना चाहिए। जब इंसान टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है और तमाम उस सफलता के उस पायदान पर पहुंचता है जब स्टार उसके नाम के साथ जुड़ जाता है। सर, अब बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आप पत्रकार थे, तमाम आपके अंदर एक क्रांतिकारी हमेशा रहा है। पत्रकार यदि किसी के नाम के साथ जुड़ता है तो मुझे लगता है क्रांति पहले आती है, फिर पत्रकार बनता है वो। आपके साथ भी कई ऐसे विवाद थे जो जुड़े रहे, चाहे अमित शाह और वो आईएएस के साथ एक फ़ोटो डालने का मामला हो या एक तिरंगे झंडे में लिपटी महिला की फ़ोटो वायरल होना हो, ये तमाम विवादों से भी आपका नाता रहा। थोड़ा सा यदि इसको विस्तार से बताएं। नहीं, देखिए क्या है कि मुझे लगता है कि एक नागरिक होने के नाते आपको उन चीज़ों पर बोलना चाहिए जिन चीज़ों को लेकर के आप नाराज़ हैं। न्याय को लेकर के आपको अगर लगता है कि कुछ कहना चाहिए तो मैं कहता रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया है, उस पर आपका अकाउंट है, आप उस पर अपनी उपस्थिति किस रूप में दर्ज करवाएंगे, या तो अपने आसपास की जो गतिविधि है, अपने भीतर अपने ज़रिए वाली जो गतिविधि है उसको हम शेयर करें। तो मैं चूँकि पत्रकार रहा हूँ तो मेरा पत्रकार हमेशा ज़िंदा रहता है किसी न किसी रूप में। तो वो विवाद जो हुआ था उसमें ये था कि भाई झारखंड की एक आईएएस ऑफिसर थी पूजा सिंघल, तो जिनके यहाँ से 100 करोड़ रुपए बरामद हुए थे और काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, और हेमंत जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको घेरने की कोशिश हुई थी। उसी समय मैंने वो तस्वीर डाली थी कि भाई पूजा सिंघल अमित शाह के साथ हैं, तो दरअसल ये पूरा प्लान वहाँ से हो सकता है। तो मैंने सिर्फ इशारा करने की कोशिश की थी। आप जानते हैं सोशल मीडिया पे आप डाल देते हो तो उस पर एक केस हो गया, और फिर तिरंगा वाला जो मामला था जो अटैच किया गया था, क्योंकि जिन लोगों ने केस किया था उन लोगों को लगता था कि भाई अमित शाह वाले मामले में इनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है, लेकिन तिरंगा वाले मामले में हम कर सकते हैं। तो मसला ये था कि जैसे राष्ट्रवाद, देशभक्ति, ये दिल की चीज़ है, है ना, आप इसको किसी पे थोप नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। सिनेमा से पहले जो है वो राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया था, तो उस बीच होता क्या था कि जो आदमी बैठा रह जाता था उसको उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती थी, लोग मार पिटाई करते थे। इससे मैं बड़ा आहत था। तो मैंने इस चीज़ का उल्लेख करते हुए एक इंडियन मूल की ऑस्ट्रेलियाई पेंटर थी जिन्होंने आई लव माई इंडिया करके एक पूरी सीरीज़ बनाई थी, जिसमें एक महिला जो है वो के ऊपर तिरंगे की पेंटिंग थी, वो शेयर की थी वो तस्वीर मैंने। तो उसको लेकर के उन्होंने वो केस बना दिया, तो मुझे पकड़ के ले गए थे अहमदाबाद। फिर 2 दिन के बाद जज ने जो है वो मुझे बेल दी थी और मैं 2 दिन लॉकअप में रहा था। चलिए, निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा कि वो क्रांति जो है वो पत्रकारिता के साथ कहीं ना कहीं वो आजू बाजू चलती रहती है। और निश्चित तौर सर, परिवार का क्या रिएक्शन था, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस मुकाम पर पहुँचने के बाद, इस इतने ऊंचाई पर पहुँचने के बाद जब ऐसे स्थितियाँ बनती हैं तो क्या परिवार का क्या रिएक्शन था कि आप ये सारा मामला हुआ और जब पुलिस मुझे ढूंढ रही थी और मुझे भागना पड़ रहा था, शुरू में 2 महीने मैं छिपा रहा कि मामला शांत हो जाएगा, पुलिस ढूंढना छोड़ देगी और ऐसा तो कोई मामला है नहीं, तो सब ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। तो उस समय मेरी वाइफ है और एक मेरी बेटी है, वो परेशान थी, सब परेशान होते हैं। लेकिन जब मुझे गिरफ्तार किया गया, रास्ते में चल रहा था मैं, और मैं जेट्टी पकड़ने वाला था, चढ़ने वाला था, उस समय मेरी वाइफ और मेरी बहन गांव से आई हुई थी, चचेरी बहन वो थी,
और उनके सामने मुझे पकड़ा तो उस समय मेरे साथ और कोई दोस्त नहीं था, तो वो थोड़े घबराए। तो मैंने उनको कहा कि ये हम किसी चोरी डकैती मामले में नहीं जा रहे हैं। वो समझती है मेरी वाइफ इस चीज़ को, क्योंकि वो भी सोशल स्ट्रगल के बैकग्राउंड से हैं। उन्होंने भी बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सारा अनशन आंदोलन किया हुआ है, तो वो ये चीज़ समझती है। तो जब मैं गाड़ी में बैठा, पुलिस की गाड़ी में, तो मैंने इस तरह का एक साइन दिया था और मैंने कहा था कि फ़ोटो खींचो। तो उसने वो तस्वीर उतारी थी और फिर वो बड़ा वायरल हो गया था। तो लेकिन होता क्या है कि जब आप इस तरह के किसी मामले में पड़ते हो तो बहुत सारे लोग आपके खिलाफ जो होते हैं, बहुत सारे लोग आपके पक्ष में भी होते हैं। तो जगह जगह आंदोलन भी हुए, जगह जगह लोग सड़कों पे भी उतरे उस मसले के खिलाफ। तो ये जो है, ये चीज़ परिवार को बहुत ताकत देती है कि समाज उनके साथ है। तो ये है कि परेशानियां तो होती हैं। जब मैं लौटा तो सब बड़े खुश हुए और सब ने कहा कि भाई बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन बोलना बंद नहीं करना चाहिए। तो बोलना जारी है। चलिए, निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार करना बैठ, ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। और निश्चित तौर पर अविनाश दास सर की बड़ी मतलब ये प्रेरणादायक कहानी है कि जब जीवन के उस पड़ाव में इंसान को सोचना पड़े, परिवार को सफ़र करना पड़े और तमाम उन चीज़ों के लिए जिसका अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। हालांकि संविधान के बड़े चर्चे हो रहे हैं इस समय और तमाम धर्मशास्त्र, और ये कहा जा रहा है कि वो गलत है, ये सही है, और जबकि इंसानियत पर सवाल होना चाहिए कि तमाम ऐसे भी सोशल मीडिया में कंटेंट आते हैं। सर, अभी बीते दिन मैंने देखा कि एक बस ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है, लोग वो बस ड्राइवर को बस से ना निकाल के बल्कि उसे उससे मोबाइल छीन रहे थे, पैसे छीन रहे थे। तो मुझे लगता है इंसानियत से बड़ा धर्म नहीं है। सर, आज का जो दौर है, चाहे मीडिया का दौर हो, चाहे फिल्मी दुनिया का दौर हो, ये दोनों दौर में एक बड़ा सडन चेंज देखने को मिला है। एक राष्ट्रवाद, ज़्यादा फौजी और तमाम मतलब भगवा पर एक फिल्म बनना, और तमाम हिंदू और मुस्लिम, इससे किस तरीके के बदलाव को देखते हैं, इससे देश पर क्या असर हो रहा है, और तमाम इस तरीके के जो कंटेंट आते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को आंदोलित करने का काम कर रहे हैं, ना कि एक व्यवस्थित जो है समुदाय देने का काम कर रहे हैं, ऐसे इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये थोड़ा मुश्किल दौर तो है। ऐसे दौर में जहाँ सरकार नहीं चाहती है कि आप उनके खिलाफ बोलें, एक ख़ास किस्म की विचारधारा के खिलाफ बोलें, तो उनके बस में जो है वो करते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा सिस्टम है, पूरा संसाधन है। तो बहुत सारी ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में भी बन रही हैं। आप उसमें कश्मीर फाइल से लेकर के साबरमती एक्सप्रेस तक को गिन सकते हैं। लेकिन उसके बरक्स बहुत सारी ऐसी फिल्में भी बन रही हैं जो कहीं ना कहीं से असहमति का स्वर है, असहमति की आवाज़ है। तो ये संघर्ष तो चलेगा, और इस संघर्ष में जाहिर है कि जनता के पास एक डिबेट भी पहुंचेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब जिसको दुर्भाग्य से हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां जनता को वो लोग ज़्यादा कन्विंस कर पा रहे हैं जो दरअसल जनता के आदमी नहीं हैं, इसकी वजह से जनता उनके पास है। लेकिन मुझे यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है सीधी में। क्योंकि हम आप जहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, वो डॉक्टर अनूप के फादर जो हैं वो बीजेपी के सांसद हैं। उनको बताया गया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ और मेरे साथ ये कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मेरा जिस तरीके से उन लोगों ने स्वागत किया, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह बहुत ही बुरे लोग हैं, है ना। वहाँ भी एक किस्म का डिबेट है कि मतलब असहमति के स्वर को, असहमति की आवाज़ को हमको जगह देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस संघर्ष को और इस मसले को और तेज़ करने की ज़रूरत है ना। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस सरकार को हटा दो और दूसरी सरकार आएगी तो वो हमारे लिए ज़्यादा स्पेस देने का काम करेगी, क्योंकि जब इनकी सरकार नहीं थी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय का मेरा ट्विटर हैंडल या मेरा फेसबुक स्टेटस आप देख लीजिए, मैं उस सरकार के खिलाफ बोलता था। तो हम फिल्म मेकर हैं, आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार रहा हूँ। हमारा काम क्या है? हमारा काम जनता की आवाज़ बनना है, और जनता की आवाज़ जब बनेंगे तो सरकार कोई भी रहे,
आपको सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ फिल्में बनानी पड़ेंगी। जिस दिन आदर्श सरकार आ जाएगी उस दिन हम देखेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। और वैसे मैं आपको बताऊं, चाहे वो ईरानी सिनेमा हो या मतलब हिटलर के दौर के बाद जो दुनिया भर का जो सिनेमा है ना, या वहाँ का सिनेमा, वहाँ का साहित्य ज़्यादा सुंदर और तीखा रहा है जहाँ दमन ज़्यादा रहा है। तो कला के लिए बड़ा उर्वर समय है ना, क्योंकि उनको स्टैंड लेने की ज़रूरत है और कला को कैसा होना चाहिए ये अभी लोगों को समझ में आएगा। सर अब एक आखिरी सवाल, हालांकि आप जिस जगह चोट कर रहे हैं ज़रूरी है उस पर भी बात होनी चाहिए। मेरा मानना है कि यदि हमारे मन के अंदर यदि कोई भाव है और यदि हम व्यक्त ना कर पाएँ और समाज को कुछ बेहतर बात ना बता पाएँ तो मतलब नहीं है उसका। हिंदू और मुसलमान आपसी भाईचारे और तमाम गंगा जमुनी तहजीब की बातें होती हैं, लेकिन यदि हम पिछली सरकारों में जाते हैं तो वहीं गुलशन कुमार की हत्याएं इस वजह से हो जाती है कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक धार्मिक एजेंडे को, अपने हिंदुत्व को बढ़ाने का काम किया। इस वजह से उन्हें ये बताया जाता है कि एक जो दूसरा गैंग था, जो दूसरे वर्ग से आते हैं, दूसरे धर्म से आते हैं, उन्होंने उनकी हत्या करा दी इस वजह से कि हमारा जो है कल्चर ज़्यादा बढ़े, इनका कल्चर कम रहे। तो हिंदू और मुसलमान को लेकर जो ये फिल्मी दुनिया, OTT की दुनिया, इंस्टाग्राम और तमाम जो ये एक बहुत तड़क भड़क है और तमाम एक छोटे बच्चों के अंदर एक दिमाग में उतनी सोच नहीं है जितना वो देख रहे हैं, कैसे नज़रिए से देखते हैं सर? और उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इन तमाम चीज़ों में फंसकर शायद जीवन बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, मतलब ये बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया है और मतलब दुखद है ये जो इस देश में हो रहा है कि लोग इंसान इंसान में भेद करने लगे हैं। आप देखिए कि हिंदुस्तान में जो सबसे कमाल का हिंदू धार्मिक गीत लिखा है वो साहिर लुधियानवी ने लिखा है, वो जावेद अख्तर ने लिखा है। होता क्या है कि हम आज इंसान को इंसान के नज़रिए से नहीं, हम हिंदू और मुसलमान के नज़रिए से देख रहे हैं और सरकार को इस तरह से लोगों को दिखाने में थोड़ा फ़ायदा मिल रहा है तो सरकार इसको हवा दे रही है। तो ये दौर जो है बहुत मुश्किल भरा है, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में ये सबसे सोशल मीडिया का उरूज का दौर है, शिखर दौर है। इस दौर में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो चीज़ें बहुत स्प्रेड हो रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं। लेकिन इस तरह के किस्सों के साथ बहुत मानवीय किस्से भी जो हैं वो भी स्प्रेड हो रहे हैं। जैसे आप हर दशहरे में देखेंगे कि मुस्लिम परिवार अपने बच्चों को राम और भरत और लक्ष्मण बना करके स्कूल भेज रहे हैं, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें भी आ रही हैं। तो हिंदू मुस्लिम सौहार्द को लेकर के भी बहुत सारा काम हो रहा है। हमको क्या करना है कि जो उनकी लकीर है ना हिंदू मुसलमान में विभेद की, उसके पैरेलल एक बड़ी लकीर हिंदू मुसलमान सौहार्द की जो है वो खींचनी होगी और उससे बड़ी बनानी पड़ेगी। अब पुराना गीत याद कीजिए ना कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ये इंसान बनाने की जो कवायद है और जो संघर्ष है वो हम आप जैसे लोगों को तेज़ करना होगा और उन राजनेताओं से सवाल बहुत तीखा पूछना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, है ना। अभी तो आपको जो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन आज से 50 साल के बाद, आज से 10, 20, 25 साल के बाद ये देश वैसा नहीं रह जाएगा। ये नफ़रत से भरा हुआ देश कभी बहुत तरक्की नहीं कर सकता। आप चाहे जितना भी विकास कर लें, है ना, लेकिन अगर लोगों के भीतर ये विभाजन पैदा कर देंगे तो सुकून से नहीं रह पाएंगे आप। बहुत सारे देश इसका उदाहरण है, जर्मनी सबसे बड़ा उदाहरण है। आज भी उनको पश्चाताप है, पूरी जर्मनी को। सर पत्रकारिता आपने किया है, अब पत्रकारिता पे ही शुरुआत की थी हमने और पत्रकारिता पे ही मैं आपसे ये आखिरी आपका कमेंट चाहता हूँ कि सर पत्रकारिता में एक भाट वाली पत्रकारिता हो रही है। तमाम जो बड़े चैनल हैं वो उस दौर से गुजर रहे हैं कि जिन्हें अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए और तमाम चीज़ों को लेकर एक सरकार के पैरेलल जो है चलने का काम कर रहे हैं, जबकि मीडिया बेहतरी का आईना होता था और उस दौर पर कमियां दिखाने का काम कर। पत्रकारिता एक तो दिल्ली का हो गया, राजधानी का हो गया, राजधानी की पत्रकारिता अलग है, छोटे शहरों की और गाँव की पत्रकारिता। लोगों की अपेक्षाएँ बढ़ रही हैं
वो यूट्यूब को पत्रकारिता का माध्यम मानते हैं। कैसा देखते हैं सर कि पत्रकारिता में भी बड़े तेज़ी से बदलाव हुआ है? किस बदलाव को आप कहते हैं कि बेहतर है? नहीं, ये बहुत बेहतर इसलिए है क्योंकि किसी भी चीज़ को डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, मेरा ये मानना है। जब बड़ी पूंजी के हाथ में पत्रकारिता होगी तो बड़ी पूंजी उस मीडिया को अपने तरीके से मैनिपुलेट करेगा, और बड़ी पूंजी का जुड़ाव जो है वो सरकार और सिस्टम से होता है। तो सरकार और सिस्टम जिस दिशा में चाहेगी, जैसे मैनिपुलेशन चाहेगी, वैसे वो मीडिया करेगा। तो जो ये वैकल्पिक पत्रकारिता शुरू हुई है ना, ये अपने आप में संकेत है कि अगर आप बड़ी पूंजी वाले अच्छी पत्रकारिता नहीं करेंगे तो आपकी आवाज़ को रिप्लेस कर देंगे वो लोग जो छोटी छोटी जगहों पे रियल पत्रकारिता कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे पिछले दिनों में कि किसी भी टेलीविज़न चैनल की डिबेट को आप यूट्यूब पर उसका व्यूअरशिप देखें, और आप जैसे लोग जो अपनी खबरें लगाते हैं उनसे ज़्यादा व्यूअरशिप आपको मिल रही है। तो ये तो बहुत अच्छा है, और वैकल्पिक पत्रकारिता को मतलब हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। कल को अगर ये इस पत्रकारिता में भी पूंजी का दबाव आ जाएगा, फिर एक नया स्वर और नई गली जो है वो सामने आएगी। और मोड ऑफ प्रोडक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको मैंने शुरू में आपको इशारा किया कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई पूंजी पे आधारित जो प्रोडक्शन होगा, जो मीडिया होगा, वो नहीं चलेगा। इस दौर में तो कतई नहीं चलेगा। अगर चलेगा भी तो आप ज़िंदा रहेंगे, लोग आपको देखेंगे नहीं, क्योंकि आप ज़िंदा रहेंगे पूंजी की बदौलत, सरकार से मिलने वाले पैसों की बदौलत। और ये जो आप लोग कर रहे हैं वो सोशलिस्ट मीडिया ऑफ प्रोडक्शन है ना, मोड ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसमें क्या है कि जनता से आपको पैसा मिल रहा है ना, लोग आपको देख रहे हैं, उनसे जो पैसा मिल रहा है उसमें से आपको हिस्सा मिल रहा है। तो जितने दिन आप जनता की आवाज़ बने रहेंगे उतने दिन आप जिंदा रहेंगे। जिस दिन आप जनता की आवाज़ नहीं बनेंगे, लोग आपको देखना छोड़ देंगे और आप भी जिंदा नहीं रहेंगे। ये मसला है। निश्चित तौर पर अविनाश दास सर से बिल्कुल खुल के बातचीत हुई है हर मुद्दा पर, चाहे वह अमित शाह से जुड़ा विवाद हो, चाहे पत्रकारिता के वह क्रांतिकारी अनुभव हो, और तमाम परिवार से लेके अपन निजी जो बात हो खुल के अपना के द्वारा कही गए। और निश्चित तौर पर ज़रूरत यह है कि मीडिया और तमाम ये जो फिल्म के जो निर्माण हो रहा है वो को लेकर सर के मानव है कि एक बेहतर जो बदलाव है ये का स्वीकार हो चाहिए। और निश्चित तौर पर बदलाव हमेशा कौनो चीज़ की तिर बेहतर होता है। तब फिर हुई नई शख्सियत से मुलाकात, तब तक आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,